कहते हैं कभी किसी अजनबी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन रमेश और चक्का अपने ट्रक में सफ़र करते हुए एक अनजान आदमी के कहने पर एक गलत मोड़ ले बैठे। उस अजनबी की बात मानकर उन्होंने रास्ता बदल तो लिया, पर उन्हें नहीं पता था कि यह फैसला उनकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बर्बाद कर देगा। उस सुनसान रास्ते पर जैसे जैसे वो आगे बढ़े, उन्हें एहसास होने लगा कि उन्होंने एक खौफनाक भूल कर दी है, जिसका अंजाम उनका इंतज़ार में था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशांक और खौफनगर में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो ज़रूर से इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। तो आइए चलते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। रात का गहरा सन्नाटा चारों ओर पसरा हुआ था। आसमान में तारे चमक रहे थे और चांदनी रात का हल्का सा उजाला सड़क पर फैला हुआ था। मैं रमेश अपने पुराने साथी और खलासी चक्का के साथ ट्रक में बैठा हुआ था। हमारा ट्रक एक बड़े माल से भरा हुआ था। वो भारी लोहे के सरिये और मशीनों के पुर्जे थे, जिन्हें हमें दिल्ली के एक फैक्ट्री तक पहुंचाना था। हमारी यात्रा हरियाणा के एक छोटे से शहर से शुरू हुई थी। सफ़र लंबा था, लेकिन हम दोनों इस तरह के लंबे सफ़र के आदी थे। ये माल समय पर पहुंचाना ज़रूरी था और इसी वजह से हमने शाम ढलते ही अपनी यात्रा शुरू कर दी थी। जग्गा मेरी तरह ही एक अनुभवी खलासी था, जो बरसों से मेरे साथ इस ट्रक पर सफ़र करता आया था। उसकी सूझबूझ और मजाकिया अंदाज के कारण हर सफ़र थोड़ा हल्का महसूस होता था। लेकिन उस रात की बात कुछ और ही थी। शायद ये बात हम दोनों के मन में कहीं ना कहीं दबी हुई थी, लेकिन कहने का मन नहीं कर रहा था। हमने अपना सफ़र नेशनल हाईवे के रास्ते से शुरू किया, क्योंकि ये रास्ता हमेशा से भरोसेमंद और सुरक्षित माना जाता है। रास्ते के इस पार हाईवे थोड़ा सुनसान था, लेकिन हमारे लिए ये सामान्य बात थी। हम धीरे धीरे हाईवे पर आगे बढ़ गए थे और ठंडी हवा हमारे ट्रक के शीशे को थपथपा रही थी। सड़क के बीच में थोड़ी थकान महसूस होने लगी थी। थोड़ा आगे बढ़ते ही फिर मुझे एक छोटा सा ढाबा दिखाई दिया। फिर मैंने ट्रक को ढाबे के पास ले जाकर रोक दिया। वहाँ एक हल्का उजाला था और ढाबे के बाहर कुछ ट्रक और गाड़ियाँ खड़ी हुई थी। इस समय ज़्यादातर ड्राइवर और खलासी यहाँ आकर चाय की चुस्की के साथ आराम कर रहे थे। ढाबे का माहौल हल्का फुल्का था और लकड़ी की बेंचों पर कुछ लोग बैठे थे और कुछ लेटे थे। मैं और चक्का भी चाय पीने के लिए कोने की बेंच पर जाकर बैठ गए। चाय पीते हुए हमारी नज़र एक अजनबी पर पड़ी, जो हमें काफ़ी देर से घूर रहा था। उसकी आंखों में कुछ अजीब सी चमक थी और वो बार बार हमारे पास आकर हमारी बातचीत सुनने की कोशिश कर रहा था। उसकी उम्र करीब 50 के आसपास होगी और चेहरे पर एक लंबी दाढ़ी थी। उसने मैले कुचैले कपड़े पहने हुए थे, जो उसकी गरीबी और रहस्यमयी छवि को और गहरा कर रहे थे। कुछ देर बाद उसने हमसे बात छेड़ी। कहाँ जा रहे हो भाई? मैंने उसे सही से जवाब दिया, दिल्ली जाना है माल लेकर। फिर वो आदमी थोड़ा मुस्कुराया और फिर बोला, काफ़ी लंबा रास्ता है और रात का वक्त भी है। एक शॉर्टकट बताऊं जो हाईवे को छोड़कर अंदर के रास्तों से जाता है, उससे तुम्हारा बहुत समय बच जाएगा। जग्गा ने मेरी ओर देखा। उसकी नज़रों में थोड़ी हिचकिचाहट थी। उसने धीरे से कहा, रमेश भाई, हाईवे छोड़कर जाने में रिस्क है और इस अजनबी पर भरोसा करना भी ठीक नहीं लगता। लेकिन मेरी सोच थोड़ी अलग थी। मुझे लगा कि अगर सच में शॉर्टकट है तो हमारा सफ़र आसान हो जाएगा और हमें जल्द से जल्द मंजिल तक पहुंचने में मदद मिलेगी। मैंने चक्का को निश्चिंत कराते हुए कहा, अरे क्या होगा, देख तो रहे हो ना, यहाँ हाईवे भी सुनसान ही है। थोड़ी सी जोखिम ले सकते हैं और अगर कुछ गड़बड़ लगी तो वापस मुड़ जाएंगे। हमारी ये बात सुनकर वो अजनबी फिर से बोला, तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है, पर मैंने खुद कई बार इस रास्ते से सफ़र किया है। बस हिम्मत से निकल जाओगे, समय की बहुत बचत होगी। उसकी इस बात से मुझे थोड़ी हिम्मत मिली
और मैंने उसकी बात मान ली। मैंने जक्का को ट्रक में चलने का इशारा किया। उस अजनबी ने हमें दिशा बताई और हम उसके बताए शॉर्टकट की ओर बढ़ गए। अब हमने उस अजनबी के बताए हुए शॉर्टकट का रास्ता पकड़ लिया। नेशनल हाईवे से हटकर अंदरूनी रास्ते पर मुड़ना थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन मैंने और जग्गा ने एक दूसरे को दिलासा देने के लिए सिर हिलाया। ट्रक धीरे धीरे गहरी काली रात में उतर रहा था। दूर दूर तक अंधेरा पसरा हुआ था और बस हमारे ट्रक के हेडलाइट्स के सहारे ही आगे का रास्ता देख पा रहे थे। रात का माहौल गहरा और भारी था। मैंने और जग्गा ने शराब की कुछ घूंट लगा रखी थी, जो अक्सर हमारे सफ़र का हिस्सा हुआ करती थी। इस सफ़र में अकेलेपन और ठंड से लड़ने का एक यही जरिया था, और शायद इसीलिए उस अजनबी की बात भी हमें ठीक लगी थी। हल्की शराब की नशे में धुंधली आंखों से हम इस सुनसान रास्ते पर बढ़ते रहे, ये सोचकर कि शायद सही दिशा में जा रहे हैं। पर जैसे जैसे ट्रक उस घने रास्ते में घुसता जा रहा था, एक अजीब सा खौफ हम दोनों के दिल में घर करने लगा। शॉर्टकट का शुरुआती रास्ता तो ठीक ठाक ही था। सड़क चौड़ी और साफ सुथरी थी, जैसा कि हम उम्मीद कर रहे थे। लेकिन कुछ ही किलोमीटर के बाद रास्ता सकरा और डरावना होता गया। हाईवे की चौड़ी सड़कों से हटकर इस तंग और सुनसान रास्ते पर हमारे ट्रक के टायर जैसे घिसटते हुए लग रहे थे। दोनों ओर ऊंचे ऊंचे घने पेड़ थे, जो अंधेरे में किसी विशाल छायाओं की तरह लग रहे थे। वे पेड़ रात की हवा में धीरे धीरे झूम रहे थे और उनकी शाखाएं हमारी ओर बढ़ रही हो। जक्का ने धीरे से कहा, रमेश भाई, ये जगह सही नहीं लग रही। पेड़ जैसे हमें देख रहे हो। हम वापस चलते हैं। उसकी वापस चलने की बात को सुनकर मैंने उसे साहस दिलाया, लेकिन खुद भी भीतर से घबराया हुआ था। हल्की ठंड बढ़ती जा रही थी और हर झोंके के साथ एक अजीब सी खामोशी हमारे चारों ओर फैल जाती थी। हवा जैसे कानों में कुछ खुसफुसा रही हो, मानो हमें वापस जाने की चेतावनी दे रही हो। पर अब लौटने का सवाल ही नहीं था। हमने इस अजनबी रास्ते पर कदम रख लिया था और पीछे मुड़ना मुश्किल था। सड़क पर दूर दूर तक कोई भी गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। हम सोच रहे थे कि शायद कुछ ट्रक या गाड़ियां मिलेंगी, लेकिन इस रास्ते पर बस हम और हमारे ट्रक की आवाज़ गूंज रही थी। हमारे ट्रक की रोशनी केवल सामने का रास्ता ही दिखा पा रही थी। बाकी सब और घना अंधेरा और सन्नाटा था। हेडलाइट्स के सामने की हर चीज़, चाहे वो किसी पत्थर का टुकड़ा हो या फिर गड्ढा, डरावना दिख रहा था। सड़क के दोनों ओर गहरी झाड़ियाँ और उगाए घास ने इसे और भी भयावह बना दिया था। हवा में एक अजीब सी गंध भी थी, शायद किसी सड़े हुए पत्तों की या गीली मिट्टी की, जो हमारे दिल में एक अनजाने खौफ को बढ़ा रही थी। हमें लग रहा था जैसे इस रास्ते पर कुछ है जो हमें अपनी ओर खींच रहा है, जैसे हम किसी अनजान जगह में फंस गए हों, जहाँ से बाहर निकलना मुश्किल हो सकता है। जग्गा ने फिर से कहा, भाई, इस रास्ते में कुछ ठीक नहीं लग रहा मुझे। कहीं इस रास्ते का इस्तेमाल बंद तो नहीं कर दिया गया। उसकी आवाज़ में हिचकिचाहट और घबराहट साफ थी, जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। मैंने उसकी ओर देखा और उसकी बात को हल्के में लेने की कोशिश की, लेकिन अंदर से खुद भी हिला हुआ था मैं। ट्रक की स्पीड धीमी हो गई थी, क्योंकि इस सुनसान सड़क पर तेजी से चलना संभव नहीं था। हर मोड़ पर डर सा महसूस हो रहा था कि कहीं कुछ भी एहसास अचानक सामने ना आ जाए। सड़क जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, हमारे दिल की धड़कन भी तेज होती जा रही थी। हम आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी अचानक से ट्रक के अगले पहिए में कुछ जोर से झटका लगा और ट्रक एक झटके के साथ रुक गया। मैंने जब उतर कर देखा तो सामने का टायर पंक्चर हो गया था। रात के उस अंधेरे में टायर बदलना आसान काम नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने और जग्गा ने हिम्मत जुटाई और काम में लग गए। हम दोनों ने टायर बदलने के दौरान महसूस किया कि पास के जंगल से जैसे कोई हमें घूर रहा है। बार बार हमें पीछे देखने का मन करता, लेकिन जब हमने मुड़कर देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था।
बस अंधेरे में पेड़ों की सरसराहट और हल्की हल्की आवाजें सुनाई दे रही थी। जग्गा ने फिर से कहा, भाई ये जगह सही नहीं लग रही, हमें वापस उसी रास्ते पर जाना चाहिए था। उसकी आवाज़ में डर साफ झलक रहा था। मैंने उसे दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन खुद मेरे भी हाथ पैर कांप रहे थे। हम जल्दी जल्दी टायर बदलकर ट्रक में वापस आ गए और वहां से निकलने का सोचा। जैसे ही हमने ट्रक को दोबारा स्टार्ट किया, एक अजीब सी ठंडी हवा के झोंके ने हमारे अंदर तक सरसराहट भर दी। ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने हमारे चारों ओर घने अंधेरे का एक आवरण खींच दिया हो। मैं और चक्का एक दूसरे को नजरें चुराते हुए देख रहे थे, लेकिन शब्द जैसे गले में अटके हुए थे। हमारी आंखों में एक अनजाने डर का साया झलक रहा था, जैसे कोई अनहोनी घटने वाली हो और हम उसे टाल नहीं सकते। जैसे ही ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू हुआ, चारों ओर की खामोशी और भी गहरी होती गई। पेड़ों की सरसराहट, सर्द हवा की फुसफुसाहट और उस अंधेरे में कहीं छिपी अदृश्य आंखों का एहसास हमें हर पल परेशान कर रहा था। हर मोड़, हर पेड़, हर गड्ढे के पास से गुजरते हुए ऐसा महसूस हो रहा था कि हम किसी और ही दुनिया में प्रवेश कर गए हैं। कुछ दूरी पर सुनसान सड़कों की परत में दबी हुई अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। कभी किसी के हल्के कदमों की आहट, तो कभी किसी के सिसकने की धुंधली गूंज, तो कभी पेड़ों के बीच से निकलती अजीब सी सरसराहट, मानो ये आवाजें हमें इस राह से पीछे मुड़ने के लिए कह रही थी। आखिरकार थोड़ी ही दूर जाने के बाद अचानक ट्रक के हेडलाइट्स के दायरे में एक धुंधली आकृति उभर आई। वो कोई आदमी जैसा दिख रहा था, लेकिन उसकी मौजूदगी में कुछ बेहद अस्वाभाविक था। उसकी ऊंचाई सामान्य से बहुत अधिक थी। उसके दोनों कंधे झुके हुए थे, कपड़े जैसे बुरी तरह से फटे हुए थे। उसके बड़े बड़े बाल हवा में उड़ रहे थे। उसकी पीठ हमारी ओर थी, लेकिन उसकी चाल बेहद अजीब और असामान्य थी, जैसे उसके कदम जमीन को छू ही नहीं रहे हो, मानो वो हवा में तैरते हुए हमारे ट्रक के सामने आ गया हो। मैंने पहले सोचा कि शायद कोई मुसाफिर है जो इस सुनसान रास्ते में फंस गया है और मदद की आस में खड़ा है। मेरे पैर ट्रक के ब्रेक की तरफ बढ़े, पर तभी चक्का ने जोर से मेरा कंधा पकड़ लिया। उसकी आंखें भय और आतंक से भरी हुई थी। वो लगभग चिल्लाते हुए फुसफुसाया, भाई मत रुकना, ये कोई इंसान नहीं है, गाड़ी तेज कर और निकल चल यहाँ से, जल्दी कर। मैंने उस वक्त उसके चेहरे पर जो भय देखा था वो पहले कभी नहीं देखा। उसकी हिचकिचाहट, उसकी घबराहट और उसकी आवाज़ की कपकपाहट ने मेरे रीढ़ की हड्डी को जैसे ठंडा कर दिया। बिना सोचे समझे मैंने गियर पर जोर दिया और ट्रक की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन जैसे ही हमने रफ्तार पकड़ी, वो साया हमारी ही गति के साथ साथ चलने लगा, जैसे उसकी नज़रें हमारी हर हरकत पर थी। मैंने ट्रक के हेडलाइट्स को और तेज कर दिया, लेकिन वो आकृति जैसे हवा में हमारे साथ दौड़ने लगी। उसका चेहरा अब भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी चाल ऐसी थी कि किसी भी सामान्य इंसान के लिए उसकी उतनी तेजी से हमारे साथ दौड़ना असंभव है। उसकी परछाई कभी ट्रक की बगल में तो कभी आगे की ओर दिखाई दे रही थी। उसकी मौजूदगी ने जैसे हमारे चारों ओर के अंधेरे को और भी गहरा और भारी बना दिया था। ऐसा महसूस हुआ जैसे ट्रक की खिड़कियों से ठंड की धारियां हमारे अंदर तक घुस रही थी। मैंने अपनी पूरी जान लगाकर ट्रक की गति को और बढ़ा दिया। दिल की धड़कनें तेज हो रही थी, पसीने की बूंदें माथे पर जमा होने लगी और मेरे माथे और हाथों की पकड़ स्टीयरिंग पर और कस गई। अचानक वो साया जैसे गायब हो गया। उसकी परछाई अंधेरे में गुम हो गई, पर उसका खौफ हमारे दिलों में बस चुका था। थोड़ी दूर तक सन्नाटा था, बस हमारे दिलों की धड़कनें और ट्रक के इंजन की आवाज़ गूंज रही थी। मैंने एक लंबी सांस ली, लेकिन यह एहसास अब भी था कि वो साया हमें दूर से देख रहा है। हमें इस राह पर छोड़ने के मूड में नहीं था।
मैंने और जग्गा ने एक दूसरे को देखा। हमारी आंखों में वो खौफ और सवाल थे जिसका जवाब ना हमारे पास था और ना ये सुनसान सड़क पर। हमारी सांसें काफ़ी ज़ोरों से ऊपर नीचे हो रही थी और हमारे मन में खौफ पूरी तरीके से बैठ चुका था। मैं थोड़ी देर के लिए रुकना चाहता था लेकिन जक्का ने मना कर दिया। हम दोनों ने फिर से शराब के कुछ घूंट पिए ताकि थोड़ी हिम्मत बंधे, लेकिन वो भी बेअसर हो रहा था। हमने तय किया कि जल्दी से जल्दी इस रास्ते को पार कर लें, लेकिन डर का माहौल हमारे अंदर गहराता ही जा रहा था। कुछ ही देर में हम एक और सुनसान जगह पर पहुंच गए। अचानक बिना किसी संकेत के ट्रक का इंजन बंद हो गया और वो फिर से नहीं स्टार्ट हो रहा था। हम दोनों ने मिलकर कई बार कोशिश की लेकिन इंजन किसी भी तरह स्टार्ट नहीं हो रहा था। तभी अचानक से हमें ट्रक के पीछे कुछ सरसराहट सुनाई दी। जग्गा ने झांक कर देखा और उसकी चीख निकल आई। मैंने जब उसकी ओर देखा तो उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। बस उसने मुझे इशारा किया कि तुरंत ट्रक से नीचे उतर जाऊं। मैंने हिम्मत करके पीछे की ओर देखा लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। मैंने सोचा कि शायद जग्गा की शराब का असर हो रहा है, लेकिन उसके चेहरे के हाव भाव से ऐसा नहीं लग रहा था। वो बार बार कह रहा था, वहां कोई है रमेश भाई, हमें यहाँ से भागना होगा। उसकी बात को मानते हुए हम दोनों ट्रक के नीचे उतर गए और जल्दी जल्दी ट्रक से दूर हटने लगे। हमें कुछ दूर एक पुराना खंडहर जैसा मकान दिखाई दिया। हमने सोचा कि वहां जाकर थोड़ी देर बैठ जाऊं, शायद ट्रक का इंजन थोड़ी देर बाद ठंडा होकर चालू हो जाएगा। पर खंडहर में पहुंचते ही हमें अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी, जैसे किसी ने हमें घेर लिया हो। जग्गा का चेहरा पूरी तरीके से पीला पड़ चुका था। उसकी सांसें अब तेज चल रही थी। वह बार बार कह रहा था, रमेश भाई, हमें यहाँ से भागना होगा, मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा। मैंने जग्गा को शांत कराने की कोशिश की। मैंने उससे कहा, जग्गा, ये सिर्फ एक पुराना खंडहर है और शायद ये आवाज़ें हमारे शराब के नशे और रात के सन्नाटे का असर है। हमें बस इसे नज़रअंदाज करना चाहिए। पर जैसे ही मैंने ये शब्द कहे, खंडहर के अंदर से अचानक एक चीख गूंज उठी। ये कोई साधारण चीख नहीं थी। वो चीख ऐसी चीख थी जैसे किसी ने जान से मरने वाली पीड़ा में अपनी आखिरी सांस ली हो। इतनी भयानक और गहरी कि हमारे रोंगटे खड़े हो गए। चीख में दर्द, घबराहट और एक भयानक निराशा थी, मानो किसी की आत्मा हमें मौत के दरवाजे तक आने का न्योता दे रही हो। मेरे कानों में वो चीख गूंजती रही। उसकी डरावनी आवाज़ मेरे दिल पर सीधे वार कर रही थी। उस चीख ने हमारे अंदर जो एक भयानक डर पैदा कर दिया था, वो हमें एक पल के लिए भी वहाँ ठहरने नहीं देता। बिना एक पल गवाए मैंने खंडहर से भागने की फैसला किया। मेरी टांगें जैसे बेकाबू हो गई और मैं दौड़ पाया। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हर दीवार, हर दरार से किसी की आंखें मुझे घूर रही हो, जैसे इस खंडहर के हर कोने में छिपा कोई काला साया मुझ पर हंस रहा हो। मैं वहां से भागने लगा। मेरी सांसें तेज हो गई, दिल जोरों से धड़कने लगा था। मैंने दरवाजे के पास पहुंचकर एक पल के लिए मुड़कर देखा कि जग्गा मेरे पीछे आ रहा है या नहीं। पर जैसे ही मैंने बाहर कदम रखा, मुझे महसूस हुआ कि जग्गा मेरे साथ नहीं था। मैंने चारों ओर देखा, उसकी झलक ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मुझे वो कहीं भी नजर नहीं आया। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और मेरी सांसें जैसे रुकने लगी। मैंने अंदर से पुकारा, जग्गा, कहाँ हो यार? मेरी आवाज़ डर और बेचैनी से कांप रही थी। खंडहर की काली और कच्ची दीवारों के बीच जग्गा का कहीं भी दिखाई न देना मेरे लिए और भी भयानक था। उस अंधेरे में उसकी मौजूदगी का कोई एहसास नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो अचानक हवा में विलीन हो गया हो, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अपने साथ खींचकर किसी अज्ञात गहराई में ले गई हो। किसी तरह मैंने अपनी हिम्मत जुटाकर खंडहर के अंदर झांकने की कोशिश की,
चक्का, अगर मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो तो जवाब दे। मैंने धीरे से आवाज़ लगाई, लेकिन मेरी आवाज़ उस भयानक सन्नाटे में गुम हो गई। कहीं से कोई जवाब नहीं आया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ये खंडर मुझसे मेरा साथी छीन चुका है। एक अजीब सा खौफ मेरी हड्डियों में उतर आया था। मैंने खुद को किसी तरह संभालते हुए ट्रक की ओर भागना शुरू किया। जब मैं ट्रक के पास पहुंचा तो देखा कि ट्रक चालू हो चुका था और ड्राइविंग सीट पर कोई बैठा हुआ था। जैसे ही मैंने पास जाकर देखा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। ड्राइविंग सीट पर कोई और नहीं बल्कि जक्का का मरा हुआ शरीर पड़ा था। उसकी आंखें खुली हुई थी और चेहरा डर से सफ़ेद पड़ चुका था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे और कब हुआ। मैंने हिम्मत करके ट्रक में बैठने की कोशिश की, लेकिन तभी मेरे पीछे से किसी ने मेरा नाम पुकारा। मैंने मुड़कर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। डर से मेरा गला सूख गया और मैंने बिना कुछ सोचे समझे ट्रक को चालू किया और वहाँ से निकल पड़ा फुल स्पीड में। पूरे सफ़र में मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे साथ है, जैसे किसी की परछाई मेरी हर हरकत पर नज़र रखी हो। जब मैंने खंडर से निकलने के बाद उसके बगल की सीट पर बेसुध पड़ा पाया तो मैं सदमे में था। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था, उसकी आंखें खुली हुई थी, उनमें एक अजीब सी खौफनाक झलक थी, जैसे उसने कुछ ऐसा देखा हो जो इंसानी समझ से परे हो। और यहाँ तक कि उसकी उंगलियां मुट्ठियों में कसी हुई थी, मानो उसने कुछ पकड़ने की कोशिश की हो। उसकी हालत देखकर मेरा कलेजा दहल गया था। मैंने उसे कई बार जगाने की कोशिश की पर सब बेकार था। वो जा चुका था किसी अज्ञात भय की गिरफ्त में। लगभग 3 घंटे की लगातार ड्राइव करने के बाद जब मैं आखिरकार किसी तरह शहर पहुंचा तो सुबह हो चुकी थी। मगर उस रात का खौफ और जग्गा की मौत का रहस्य मेरे दिल में हमेशा के लिए घर कर गया था। पुलिस को सारी बातें बताने के बाद भी कोई मेरी बातों पर यकीन नहीं कर सका। उनके लिए यह एक आम सामान्य मौत थी, लेकिन मेरे लिए ये एक सच्ची ऐसी घटना थी जो मेरी जिंदगी में कभी ना मिटने वाला खौफ छोड़ गई थी। आज भी जब रात में अंधेरे में अकेले रहता हूँ तो मुझे जग्गा का चेहरा दिखता है। उसकी वो खौफनाक आंखें और दर्द भरी चीखें, वो खंडर, वो चीख और जग्गा की लाश का खौफनाक मेरे दिल के लिए मेरे हमेशा के लिए घर कर गया। शायद उस रात का खौफ और जग्गा की मौत का रहस्य मेरे जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, जिससे मैं चाहकर भी मुक्त नहीं हो सकता। आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।